Hi everybody. Today is 1st of November 2022, brand new month. Today is day number 305. The distance between reality and dreams is action. Act more, action. So we are going to talk about all these important topics. This is Prelims 2023 course. You can join this course. We are targeting 28th of May 2023 जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। अभी इसमें हम पॉलिटी की किताब पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत। पॉलिटी की किताब नवंबर में एंड करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद दिस मॉडर्न इंडिया। सो ये प्रीलिम्स कोर्स है, यू कैन जॉइन इट फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 ओनली। ये टेलीग्राम क्विज है। एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन अवर टेलीग्राम चैनल, जॉइन। देन दिस इज क्विज नंबर 176 हिस्ट्री। ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं, सिटर्स हैं, वन लाइनर्स हैं, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। सो एट विच प्लेस वॉज द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड? द आंसर इज मोहनजोदाड़ो। ये मोहनजोदाड़ो जो है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा? द आंसर इज देवेंद्र नाथ टैगोर जी। दीन इलाही रिलीजन स्टार्ट किया था अकबर ने। देन आईएनए वो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के फ्रीडम के लिए, इंडियन इंडिपेंडेंस, और ये फाउंड किया था रास बिहारी बोस ने। आप मूव हुए थे जापान को। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन है अज्यूमिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हुआ था 1858 में। सो ये क्विक फैक्ट्स आंसर्स हैं यस्टरडे क्विज के। और आज के सवाल हैं, टू विच डिपार्टमेंट्स वर द रिफॉर्म्स ऑफ फ्रेजर कमीशन रिलेटेड टू? ये जो फ्रेजर कमीशन आया था, ये किस विभाग के रिफॉर्म से रिलेटेड है? In which field the Hardcock Commission was formed? Who started Ganpati festival in 1893? Who founded All India Forward Blog? Who referred to Mahatma Gandhi ji as half-naked fakir? तो ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है रिवेटिंग। रिवेटिंग मतलब बहुत दिलचस्प है, कंप्लीटली एनग्रॉसिंग एंड कंपेलिंग है, एंथ्रेलिंग है, ग्रिपिंग है। रिप्यूडिएट का मतलब आपने उसको रिजेक्ट किया है, रिनाउंस किया है, अबैंडन किया है, स्वीकार नहीं किया है। एविड रीडर है मतलब उत्सुक है। हैविंग और शोइंग अ कीन इंटरेस्ट इन और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग। ये जो वर्ड है ना, एंथुजियाज्म, ये बहुत अच्छा वर्ड होता है, ये क्वालिटी होनी चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, बी एंथुजियास्टिक। एंथुजियाज्म फिलअप कर देता है बहुत सारी डेफिशिएंसीज को। एंथुजियास्टिक बिहेवियर होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। कीन, ईगर, एंथुजियास्टिक। एंटाइस मतलब होता है लुभाने वाला, टेम्प्ट, अल्योर। हैगल का मतलब होता है सौदेबाजी करना, डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली एस्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है। Then similarly this is CSAT. Every day we try to solve 2 questions. ये अगेन डिसीजन मेकिंग का है। You know, जब आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इट इज ओके कि आपको फैक्ट्स पता है, डेटा पता है, बट अगर आप आगे इंटरव्यू, मेंस और इन टोटलिटी देखेंगे तो ये जो अप्रोच होती है, सोचने का तरीका होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जैसे ये सवाल है, इसमें आप क्या डिसीजन लोगे? इस सवाल को पढ़िए और बताइए एज अ सिविल सर्वेंट इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। सिमिलरली दिस इज सेकंड क्वेश्चन, एज अ सिटीजन आपने ये वर्क किया, आप क्या करोगे? यू वांट टू गेट योर वर्क डन, व्हाट वुड यू डू? सो अगेन यू हैव गिवन 4 ऑप्शन आंसर। सिमिलरली लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हम तो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हमारी स्टडीज़ एंड अप्रोच में, बट ये एग्ज़ाम ओल्ड स्कूल एग्ज़ाम है। यहाँ पेन एंड पेपर से आपको लिख के अपना आंसर कॉपी में लिखना पड़ेगा। और इट डजेंट मैटर आप कितने क्वालिफाइड हैं, आपको कितना नॉलेज है। व्हाट मैटर्स इज कि एग्ज़ाम टाइम पे इस A4 साइज़ के पेपर में आपने कितना लिख के बताया। ये जो होगा वही आपकी हकीकत होगा। सो दैट इज़ वाई मैं आपको इतना एम्फेसिस करता हूँ कि आप लिखो, लिखना बहुत ज़रूरी है। और आंसर राइटिंग हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। अब हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर, आप इसको लक्ष्मीकांत बुक में ये चैप्टर अच्छे से आपने पढ़ लिया। अब इसको समराइज करके अपने शब्दों में यहाँ लिख के बताओ। जब आप लिखने बैठोगे ना, देन यू विल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। सो राइट,
प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल प्लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। तो अभी यूनिटी डे भी सेलिब्रेट किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे कंसोलिडेट करना है। अब ये जो सवाल है ना, ये अब जीएस वन में हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देखते हैं, इंटीग्रेशन एटसेट्रा, आपका साइमल्टेनियसली वो टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी ट्राई टू पिक सच टॉपिक्स जिससे आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ ही साथ आपके सेल्फ रिटन नोट्स भी तैयार हो जाए और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। सो हम एक सवाल से मल्टीपल चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। सो राइट, एवरीबडी शुड राइट। आप इस वेबसाइट को विजिट करो और अपने आंसर कॉपी वहां पर सबमिट करो। आई विल रिव्यू ऑल ऑफ योर सबमिशंस। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो जो प्रीवियस सबमिशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब ये है सोशल मीडिया अपडेट। सो हमें केवल बुक्स ही नहीं, सोशल मीडिया में जो गवर्नमेंट कैंपेन्स चल रहे हैं, डायरेक्शंस हो रहा है, इंफॉर्मेशन जो करंट अफेयर्स में स्कीम्स इन न्यूज़ है, उनको भी हमें कवर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, लुक एट दिस लोगो, दिस इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ये लॉन्च हुआ था 91-92 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिफेंट्स को, उनकी हैबिटेट्स को, उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना। जो एनिमल और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसको एड्रेस करना। जो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स होते हैं, डोमेस्टिकेटेड पालतू एलिफेंट्स हैं, उनको भी हमें सेफगार्ड करना, वेलफेयर लाना। तो ये है प्रोजेक्ट एलिफेंट, 91-92 में आया था। गो ग्रीन की बात है, एवरीडे हम एक डिजिटल दिस अल्फाबेट देख रहे हैं, MOEFCC बता रहा है गो ग्रीन, एक्सेलेंट फॉर्डर पॉइंट्स हैं ये। प्लांट मोर ट्रीज, कंज्यूम लोकली ग्रोन एंड सीजनल वेजिटेबल्स। रेजोल्यूशन करो तो प्लांट ट्रीज ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ, जैसे बर्थ, मैरिजेस एंड बर्थडेज। हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ मैरिजेस, बर्थडेज एटसेट्रा। क्यों ना हम ये सेलिब्रेशन हम जाएं और एक पौधे को रोपण करें। ये जो ट्री हम प्लांट करेंगे, ये हमारे को फ्यूचर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा। सो व्हाई नॉट वी डू दिस, मेक अ रेजोल्यूशन, प्लांट ट्रीज ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइक बर्थ, मैरिजेस एंड बर्थडेज। लेट अस एवरीबडी, ऑल ऑफ अस डू दिस। गिफ्ट इंडोर प्लांट्स ऑन वेरियस फेस्टिवल्स एंड ओकेशंस। ये कितना अच्छा गिफ्ट रहेगा ये। सो दिस इज गो ग्रीन। Similarly, this is World Vegan Day. Let us pledge to include mighty millets. Millets मोटा अनाज होता है। Millets में क्या क्या इंक्लूड होता है? टेल। ये जितना भी है millets, ये बहुत न्यूट्रिशियस है और दिस इज क्लाइमेट रिजाइलेंट, दिस क्रॉप एज वेल। तो बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी व्हीट और राइस पे हो गई है, हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल साइंस डे इज मार्क्ड इन इंडिया टू कॉमेमोरेट विच ऑफ दीज आंसर? A, B, C। सही जवाब क्या होगा? टेल। देन डिड यू नो, आज हम बात करते हैं भील के बारे में, भील ट्राइब। और भील ट्राइब ने इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ये मायो एंड मेवार कॉलेजेस हैं, यहाँ पोर्ट्रेट है भील वॉरियर्स के, ये इंस्क्राइब्ड है उनके इंसिग्निया के। सो ये जो भील कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और आपका जो वैलर है, वॉरियर है, उनको यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सम ऑफ देयर सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स में क्या है? जैसे भगत मूवमेंट 1883, एकी मूवमेंट 1922। गोविंद गिरी and Motilal Tejawat were among their most prominent leaders. The Bhils of Rajasthan were among the first to revolt against the exploitative law of the British. Contribution of the Bhil tribe to the freedom struggle is significant. The exploits of Punjab Bhil date back to the time of the Mughals. तो ये कंट्रीब्यूशन है, ये वैलर है भील ट्राइब का। अब हम न्यूज़पेपर पे आते हैं, तो हम न्यूज़पेपर भी कवर कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उनके शॉर्ट नोट्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस एंड टू फिंगर टेस्ट होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जानेंगे। ये ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, शुगर प्रोडक्शन एटसेट्रा के, फिस्कल डेफिसिट। देन जो मोरबी में अभी स्टैम्पीड हुआ, मोरबी में जो एक्सीडेंट हुआ, ब्रिज दिस फॉल, इससे रिलेटेड हम एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स और इसको डिजास्टर रिलेटेड कैसे प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, वी विल टॉक। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के रूल्स अमेंडमेंट की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट EWS कोटा, ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वी विल डिस्कस कि इसमें मेरिटोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो कैसे यहाँ पे लिंक हो रहे हैं।
प्लस चैलेंजेस क्या आते हैं। एमजी नरेगा है, वी विल टॉक अबाउट डीएनए, देन वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश, सर्टेन हेडलाइंस, वर्ड ऑफ द डे एट्सेट्रा। सो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स में कवर करने वाले हैं। हमारा रेफरेंस मटेरियल रहेगा द हिंदू। ओके, सो जो फर्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट पुट्स एन एंड टू 2-finger टेस्ट ऑन रेप सर्वाइवर। कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और एट टाइम्स वो डेरोगेटरी भी होती है, लॉजिकल भी नहीं होती। सो दैट इज वाई हमें उसमें चेंजेस लाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एनी पर्सन कंडक्टिंग द इन्वेजिव 2-finger और 3-finger vaginal test on rape or sexual assault survivor will be found guilty of misconduct. So this is not allowed. This will be considered as found to be guilty of misconduct. ये misconduct कहा जाएगा। ये जजमेंट है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का और सोल रीजन ये है कि ये रेग्रेसिव है, ये ट्रॉमेटाइज करता है सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर को, इज टू सी वेदर द वुमेन और गर्ल वाज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये जो कंसर्न है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज इमटेरियल टू द क्वेश्चन ऑफ कॉन्डक्ट। सो ये एक तो रेग्रेसिव प्रैक्टिस है, दूसरा ये साइंटिफिकली भी रिक्वायर्ड नहीं है टू identify या set the case of this rape survivor. So this test is unnecessary. The fault logic behind the test was, तो ये जो तरीका है इसकी ज़रूरत नहीं है, that is why इसका कोई scientific basis भी नहीं है, तो ये जो चीज़ है इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोर्ट ने 2013 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 53A में भी कहा था कि जो आइडिया है कि हम आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं बट सच टाइप ऑफ टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज रेग्रेसिव एंड इट इज साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है ये। सो कोर्ट ने पॉइंट आउट किया 2013 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 53A इन इंडियन एविडेंस एक्ट, द एविडेंस ऑफ अ विक्टिम्स कैरेक्टर और हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शेल नॉट बी रेलेवेंट, दिस विल नॉट बी रेलेवेंट टू द इशू ऑफ कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो कोर्ट ने यहाँ पे बहुत क्लियर वर्ड्स में दिस रेग्रेसिव प्रैक्टिस को स्टॉप करने का इमीडिएट ऑर्डर दिया है और ये अगर होता है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, सो दिस विल नॉट बी अलाउड। So this is the front page of the Hindu. Now this is Lula da Silva. This is defeats Bolsonaro in Brazil presidential election. तो लीडर अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ पे ब्राजील के. It was stunning comeback for the former president and punishing blow to this. Let us see. So ये फ्रंट पेज हो गया द हिंदू का. बप्पी लहरी द क्लासिक टर्न्स एंथम ऑफ फॉर मिलियंस ऑफ लॉकडाउन चाइनीज म्यूजिक. सो ये हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. अब हम आते हैं एडिटोरियल में. फर्स्ट एडिटोरियल है द गन एंड द पेन. Stringent laws are only part of the solution to violent extremism. Violent extremism जो है, extremism है, this is not allowed. Radicalization of any type is not allowed. So गवर्नमेंट के लॉज भी हैं, जैसे अभी आईटी एक्ट में भी हम देखेंगे. सच टाइप ऑफ लाइक प्रैक्टिसेस का कोई जगह नहीं होना चाहिए. एक तो लॉज भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए, सेकंड इसके टेकर्स नहीं होना चाहिए. अक्सर हम देखते हैं जो विट्रियोलिक और हेटफुल कंटेंट है वो वायरल हो जाता है. वो वायरल क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर वॉचिंग दैट वीडियो, तो इन अ वे यू आर हेल्पिंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट टू फ्लरिश. सो यहाँ लॉज तो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. एट द सेम टाइम यूजर मैच्योरिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर आपने नोटिस किया है इंटरनेट में ऑल टाइप ऑफ फाइट्स हुआ, हेट हुआ, विट्रियोल हुआ. ये एक टूल बन गया है पॉपुलराइज होने का, डिस्ट्रैक्शन करने का. सो दैट इज वाई यूजर मैच्योरिटी हैज टू बी देयर. डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. देन बर्डन ऑफ ट्रेजेडी क्या है? अभी जो एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट में थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. लॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रैवल बैन हो गया था. कोविड-19 पैंडेमिक के बाद नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, तो ऑब्वियसली पीपल विल ट्राई टू गो आउट. अभी एक स्टैम्पीड हुआ था सियोल साउथ कोरिया में. इंडिया में मोरबी एक्सीडेंट हुआ. तो टूरिज्म और पिलग्रिमेज स्पॉट्स हैं, वहाँ इस साल काफ़ी ट्रैफिक नज़र आ रहा है. बट द आइडिया इज वी कैन नॉट से कि हमें टूरिज्म या पिलग्रिमेज स्पॉट्स में ट्रैफिक कम करना है. वी शुड से कि हमें बेटर प्रिपेयर्ड होना है सो दैट वो हम हैंडल कर पाए दिस राइज ऑफ टूरिज्म इन पिलग्रिमेज स्पॉट्स पे जो ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं.
टूरिज्म एंड ट्रैवल आर पावरफुल इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी. एवरीबडी शुड ट्रैवल. आप जितना ट्रैवल करोगे ना, यू विल रियलाइज द वर्ड इज ह्यूज. कुएं के मेंढक नहीं होना चाहिए. टूरिज्म एंड ट्रैवल आर पावरफुल इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी. तो इससे इकोनॉमिक हेल्प तो होता है, बट हमारा आउटलुक भी बेटर होता है. जब हम नए लोगों से मिलते हैं, जानते हैं उनका कल्चर, वी टॉक, ये नेशन इंटीग्रिटी में भी काफी हेल्पफुल रहता है. सो द आइडिया इज कि हमें एज एन एडमिनिस्ट्रेशन इसे सेफ एंड सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है. सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल ऑडिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपर होने चाहिए, इससे लैप्स नहीं होना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर एक्सपेक्टेड शुड अकाउंट फॉर सच कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी क्या होता है कि वी आर प्रिपेयर्ड कि नॉर्मल केसेस में इतना फुटफॉल हो रहा है, बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन दिख रही है, जैसे ब्रिज में ही हमने देखा ओवर क्राउडेड हो रहा है यहाँ पे, तो देयर शुड बी पीपल जो इसको इमीडिएटली स्टॉप करें वहाँ पे. तो वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर सच कंटिंजेंसीज. होप फॉर द बेस्ट बट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. रैपिड पेस ऑफ लोड इन इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया स्पेशली हिमालय में भी हमने लैंडस्लाइड्स, साउथ में वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स काफी कॉमन हो गए, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी. सो द आइडिया इज हमें सस्टेनेबल टूरिज्म को आगे बढ़ाना है. इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बेहतर करने की जरूरत है. टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन्स मस्ट इंक्लूड क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस अमंग विजिटर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स. तो जैसा हेट्रेड वाले इस आर्टिकल में हमने देखा, सिमिलरली सच टाइप ऑफ ट्रेजेडीज एंड डिजास्टर्स होती है. तो हमें जो टूरिस्ट होते हैं, इन टूरिस्ट में भी एक सिविक सेंस होना चाहिए, एक सिविक सेंस होना जरूरी है. जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो रूल्स लॉज हैं उसको अबाइड करना, फॉलो करना भी जरूरी होता है. तो सच टाइप ऑफ अवेयरनेस भी हमें विजिटर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स में इंश्योर कराना जरूरी है. सो ये आइडिया नहीं है कि हम टूरिज्म को रोक दें या फिर पब्लिक प्लेसेस में जाना बंद कर दें. द आइडिया इज वी नीड टू मेक देम सेफर, और साथ ही साथ ये सिविक सेंस, सेफ्टी अवेयरनेस रखना भी जरूरी है. ये है सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ईडब्ल्यूएस कोटा आउटकम. ये मैटर अभी ऑनरेबल कोर्ट के पास है. इसमें लेट अस सी कोर्ट क्या डिसीजन लेती है. हम इसका बस बैक जर्नी अभी ट्रेस कर लेते हैं. ओरिजिनल इंटेंट जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है इक्विटी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वेलफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 39B(c) आते हैं तो वो प्रेसिडेंस लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल इक्वालिटी एटसेट्रा. सो द आइडिया इज कि वेलफेयर इक्विटी हैज टू बी देयर. तो दैट इज वाई हम रिजर्वेशन का प्रोविजन लाते हैं. रिजर्वेशन के प्रोविजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी. रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड, बट किसको रिजर्वेशन की जरूरत है और उस तक वो बेनिफिट कैसे पहुंचाएंगे, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है. पहले हमने रिजर्वेशन की बात किया तो हमने जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ऐसे करके हमने रिजर्वेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए. तो कुछ तो ऐसे रिजर्वेशंस होते हैं, कुछ जैसे होते हैं जैसे फिजिकली डिसेबल्ड है तो वहां पर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, और फिर उस रिजर्वेशन में दिस कास्ट नहीं मैटर करता है. तो इस तरीके से हायरार्की चलती है रिजर्वेशन की. अब एक नया इसमें ब्लॉक ऐड हुआ और वो ऐड हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. इकोनॉमिकली वीक हैं तो इकोनॉमिकली वीक होने से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से हम डिप्राइव हो रहे हैं. सो दैट इज वाई इस सेक्शन को भी रिजर्वेशन की जरूरत है और 10% रिजर्वेशन की यहाँ पे बात आई. These groups were also economically deprived. That was not the main rationale for instituting compensatory discrimination in favor of these groups. अब यहाँ ये बात आती है, रिजर्वेशन जैसे रिजर्वेशन हमने दिया, अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन में डिफिकल्टी आती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी में डिफिकल्टी आती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमने ये जो ब्लॉक्स बनाए कि इस ब्लॉक को रिजर्वेशन मिलेगा, बट द प्रॉब्लम इज इस ब्लॉक के अंदर भी बहुत इनइक्वालिटी है. ये ब्लॉक इज ह्यूज और इस ब्लॉक के विद इन भी देयर इज ह्यूज इनइक्वालिटी. सो वी हैव प्रोवाइडेड सर्टेन रिजर्वेशन टू दिस ब्लॉक, बट इस ब्लॉक के विद इन दिस ब्लॉक भी बहुत सारे पीपल हैं जो डिप्राइव हो रहे हैं, वो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट विद इन द ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा. तो दैट इज वाई रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड प्रोवाइडिंग दोज बेनिफिट्स टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी. अब हमने ईडब्ल्यूएस कोटा लेके आए. अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में दो, जैसे अभी आपको मैंने वर्ड बताया, वर्टिकल रिजर्वेशन होता है और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है.
वर्टिकल रिजर्वेशन वॉज डिफाइंड फॉर स्टिग्मेटाइज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, जैसे एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। फिर एक आता है हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है फॉर दैट थिंग। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, ये क्रॉस कटिंग होता है कैटेगरी में, जैसे विमेन, पीपल विद डिसेबिलिटी, डोमिसाइल एटसेट्रा। तो दिस इज नॉट लाइक कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी वाले को नहीं मिलेगा। इफ अ पर्सन इज से विमेन कैटेगरी, डिसेबिलिटी है, डोमिसाइल है, तो सच टाइप ऑफ रिजर्वेशन इवन ओपन जनरल कैंडिडेट को भी मिलेगा। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये कटिंग अक्रॉस द कैटेगरीज है। और वर्टिकल रिजर्वेशन है, वो हमने जो ब्लॉक्स बना दिए हैं उस ब्लॉक के अंदर इतना रिजर्वेशन मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी में इतना इतना प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा। तो दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब इट इज कटिंग अक्रॉस दीज ब्लॉक्स, तो यहां पर आ जाएगा विमेन, पीपल विद डिसेबिलिटी, डोमिसाइल एटसेट्रा। तो वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम सोशल ग्रुप था, नो इंडिविजुअल वाज एलिजिबल फॉर मल्टीपल वीआर कैटेगरी। आप एक ब्लॉक में हो, उसी ब्लॉक का रिजर्वेशन मिलेगा। अब क्या आता है, अक्सर क्लैश होने लग जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में भी। क्या मल्टीपल बेनिफिट्स मिल सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज बिलोंग टू दिस ग्रुप, से अ पर्सन बिलोंग टू सम डिसेबिलिटी, और साइमल्टेनियसली वो पर्सन एक वर्टिकल दिस रिजर्वेशन के ब्लॉक में भी है, सपोज ट्राइबल कम्युनिटी, तो क्या उसको डबल रिजर्वेशन मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 10% कोटा दिया ईडब्ल्यूएस का। अब इसमें ये बात आ रहा है कि इकोनॉमी क्या एक क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन देने का, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन टेम्पररी होती है, इकोनॉमिक कंडीशन टेम्पररी होती है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ स्टूडेंट, वो इंडिया के टॉप कॉलेज से पढ़ा है, बट वो एग्जाम प्रिपरेशन में उसको काफ़ी टाइम लग गया, तो उसका बिकॉज वो विलफुली जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहा है, तो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं आ रहा है, तो वो इकोनॉमिकली वीकर हो गया है। तो क्या इस केस में उसको 10% रिजर्वेशन देना जायज है, क्या नहीं है? सो ऐसे सवाल उठ रहे हैं, बिकॉज ईडब्ल्यूएस स्टेटस इज ट्रांसिएंट दैट इंडिविजुअल कैन फॉल इनटू और एस्केप आउट ऑफ, बट सोशल ग्रुप्स आर परमानेंट मार्कर्स ऑफ आइडेंटिटी। तो क्या ईडब्ल्यूएस जायज है या नहीं, ये सवाल उठा। तो ये दो बातें है ये यहाँ पे, वर्टिकल दिस एंड हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद ये डिसीजन लिया गया। अभी इसमें बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करते, लेट अस वेट। कोर्ट ने भी यहाँ पे ये बात किया था कि क्या इसको जायज़ बनाया जाएगा, और एक बात और बोला था कि ये जो 8 लाख का क्राइटेरिया है, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्लॉक के विद इन भी इनइक्वालिटी है। फॉर एग्जांपल, दिस इज ओबीसी ब्लॉक में भी देयर आर पीपल जो बड़े वेल ऑफ है और उनका फाइनेंशियल भी कंडीशन अच्छा है, तो फिर क्या उनको रिजर्वेशन का यहाँ पे जायज़ होगा देना? इसीलिए फिर हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाते हैं। क्रीमी लेयर क्या होता है कि ओबीसी कैटेगरी में भी अगर आपका इनकम अच्छा है तो आपको फिर अपना रिजर्वेशन का राइट्स जो है वो गिव अप करना पड़ेगा। तो दिस वाज वन आइडिया जिससे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी और उन तक बेनिफिट्स जिसको ज़रूरत है उस तक हम बेनिफिट्स पहुंचा पाए। अभी लेट अस सी कोर्ट्स यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है। तो ये है ईडब्ल्यूएस कोटा। हमें बस 2 चीज याद रखना है यहाँ पे, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। प्लस हमारी जो सोसाइटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सोसाइटी में हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो इसके कारण इनइक्वालिटी है। सो दैट इज वाई हम इक्विटी की तरफ फोकस करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम कभी भी ट्रू इक्वालिटी की तरफ, अचीवमेंट की तरफ प्रोग्रेस नहीं करेंगे। सो एंड गोल ऑलवेज हैज टू बी कि जो सिस्टमैटिक फ्लॉज थे सोसाइटी में, उन फ्लॉज को एंड करो। A pathway to citizenship for Indian origin Tamils, then the amendment to the IT rules 2021। इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, इसमें बस हमें ये याद रखना है कि IT मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया अमेंडमेंट IT रूल्स का। इसका नाम याद रखना है, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021। ये एक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में चेंजेस आते हैं अभी, तो दैट इज़ वाई मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत बॉदर नहीं करना है अभी इसमें, बस नाम याद रख लेते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या है कि इसमें क्या होगा, एडिशनल ऑब्लिगेशन होगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का। फॉर एग्जांपल, ट्विटर इज अ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, यूट्यूब इज अ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। तो इनको ना एक प्रोटेक्शन मिला रहता है कि इधर यूजर जो भी कंटेंट पोस्ट कर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूजर पे है, बजाय इन इंटरमीडियरी के।
अब ये उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगा अगर ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गवर्नमेंट लॉज को फॉलो नहीं कराएंगे। तो ऑब्लिगेशन होगा इनमें कि जैसे कोई हेटफुल कंटेंट है या फिर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को उसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। प्लस एक और बात है ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी का। तो ग्रीवेंस में क्या होता है, शिकायत। सोशल मीडिया में अगर जैसे हमने कंप्लेन किया, एक रेज किया कि दिस कंटेंट फ्लैग किया हमने, तो फिर उधर उसको सॉल्यूशन करने के लिए इनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ग्रीवेंस दिस अपैलेट कमिटी की बात कर रही है और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रही है। ओके, तो ये जो है वो है टूवर्ड्स एन ओपन सेफ एंड ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट। इंटरनेट इज पावर, देयर हैज टू बी सर्टेन रेगुलेशन और सर्टेन दिस ओपननेस, सेफ्टी एंड ट्रस्ट होना जरूरी है। वरना आज की डेट में व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, फेक न्यूज क्या है, करेक्ट न्यूज क्या है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोपोगेंडा हो जाता है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप इट ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड। तो यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएंगे इंटरमीडियरीज को कि मिस इन्फॉर्मेशन है उसको वो फ्लैग करे। जैसे ट्विटर अक्सर फ्लैग करने लग गया है, फेसबुक भी फ्लैग करने लग गया है ट्वीट्स को कि इसका करेक्ट न्यूज आप देखो, डोंट लाइक इसको फेस वैल्यू पे मत लो। इवन बाइडेन के भी स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं उस पर भी फ्लैग हो रहा है। 72 आवर का फ्रेम हो, कंटेंट को रिमूव करो। देन रीजनल लैंग्वेजेस होता है, वहाँ पर भी इंटरमीडियरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो डिफेमेटरी वर्ड्स होते हैं उसको रिमूव करें। ओके, और इसमें जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविज़न रहेगा। मिस इन्फॉर्मेशन है तो मिस इन्फॉर्मेशन अक्सर जैसे रिलीजियस, कास्ट ग्रुप्स एट्सेट्रा है, वायलेंस इंसाइटफुल हो रहा है, इंसाइटिंग है, उसको हटाओ। राइट्स जो हैं आर्टिकल 14, 19, 21 में उसको सेफ गार्ड करो। ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी बनाओ और इस कमिटी के ये मेंबर्स हो जाएंगे, चेयरमैन एट्सेट्रा। सो द पॉइंट इज कि हमें डिजिटल यूजर्स की सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कराना है। उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो भी हमें यहाँ पे इंश्योर कराना है और ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी यहाँ पे होना चाहिए। ओके, फिर ये सीक्वेंस का आर्टिकल है। ऑल राइट, अब जो नेक्स्ट है वो है द एम्बिग्विटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर द पुअर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। अगेन इस पे हम अभी कमेंट नहीं देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है वो यहाँ पे इस मैटर को देख रही है। लेट अस सी। नो योर इंग्लिश में जो बात है वो है लाइक ही इज बीइंग पोलाइट और ही इज पोलाइट। ही इज पोलाइट मतलब जनरली वो पर्सन पोलाइट है और अच्छे से वहां पे बात कर रहा है, पर्टिकुलर दिस पोलाइट है। बीइंग पोलाइट मतलब इफ यू आर लाइक, एट टाइम्स हम देखते हैं ना कि हम जैसे यूजर्स भी होते हैं, अक्सर आप देखोगे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है यूजर्स मिसबिहेव करते हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल से स्विगी का डिलीवरी पर्सन है, यू आर टॉकिंग रूड टू दैट पर्सन, या फिर आपसे एयरप्लेन में हॉस्टेस दिस आप मिसबिहेव कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू बी पोलाइट विद यू। सो वो केस होगा ही इज बीइंग पोलाइट, ही इज बीइंग पोलाइट, ही इज बिहेविंग विद पोलाइटनेस। ओके, और ही इज पोलाइट मतलब इन जनरल दैट पर्सन इज अ पोलाइट पर्सन। जैसे ही इज बीइंग काइंड, ही इज बीइंग क्लेवर, ही इज बीइंग फ्रेंडली, रूड, रिडिकुलस, अनरीजनेबल, फ्रिवलस और नॉटी। तो दिस रिफर्स टू अ टेम्पररी स्टेट, अ कंडीशन एट अ स्पेशल मोमेंट। ही इज बीइंग पोलाइट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलसी? तो दोनों ही मिलते जुलते वर्ड है। जब एनवियस होते हो तो यू रिसेंट, आपको लाइक दूसरों की, है ना, 3 इडियट्स में एक है ना ऐसा कि फ्रेंड बहुत अच्छा कर रहा है, यू आर लाइक दिस, वो कैसे अच्छा कर रहा है। सो व्हेन यू आर एनवियस यू रिसेंट द गुड फॉर्च्यून ऑफ अनदर। You are envious when you feel that you should have that others have. People are envious of others' possession, success, position, and so on. Okay, so I envy his position. I'm envious of his calm attitude to life. I envy her beauty. तो this is envious. Jealousy जो होता है, jealousy मतलब होता है when you think that someone is likely to take away what belongs to you. ये person या फिर ये चीज आपकी है, but if somebody उससे take away कर रहा है आपको, then you will feel jealousy. Then you will feel jealousy. So jealous person is scared of rivalry. Okay. तो दिस इज जेलस एंड दिस इज जेलस एंड एनवियस। अप्लॉम का मतलब होता है बहुत कूल, कंपोजर है अंडर स्ट्रेन, ये एटीट्यूड होना चाहिए। पॉइज्ड है, अश्योर्ड है, दिस कूल है। ओके, शी हैंडल द सिचुएशन विद रिमार्केबल अप्लॉम। ये वर्ड ऑफ द डे था। इंग्लिश बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डेली हमें देखना है, आपकी रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। देन सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन लॉ डिप्राइविंग अंडर ट्रायल्स द राइट टू वोट। अंडर ट्रायल्स क्या होते हैं? जिनके खिलाफ अभी
गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है, तो वो अंडर ट्रायल्स है। अब गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है, उनको जस्ट अरेस्ट किया है, बट अभी उनका गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है, तो क्या हम उन्हें राइट टू वोट भी डिनाई कर देंगे? दिस इज द क्वेश्चन। Then decentralize MG Narega for better implementation. Prepare a very short note on MG Narega. MG Narega बहुत short note बनाइए, MG Narega के quick facts, important चीज बताइए। Social media can wield their algorithm power to red flag fake news. Social media के पास बड़ी power है, इनके पास powerful algorithms है, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि जो फेक न्यूज है उसको फ्लैग करना जरूरी है, उसको फ्लैग करना जरूरी है, और ये स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए। Then this is world news, Abu Dhabi, UN Global Labor Market, China अभी Tiangong Space Station final module launch किया। China is working very smartly in space sector. Then Donald Trump है, and this is Brazil, Russian missile strikes cause blackout, bilateral Ukraine ties. B-52S ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय कर रहा है यूएस अमिड चाइना टेंशन। इंडिया का H1 फिजिकल डेफिसिट इतना लाख करोड़ टच कर रहा है। आरबीआई अभी क्या ला रहा है? डिजिटल रुपी, जैसे क्रिप्टो वगैरह भी डिजिटल करेंसी है, ऐसा ये डिजिटल रुपी ला रहा है, इसका ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। देन ओपेक ने बताया डिमांड राइज हो रही है, एंड दिस इज द स्पोर्ट्स न्यूज। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। कल हमने पढ़ा था डीएनए आरएनए, तो देखो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का। इसमें साइटोसाइन, ग्वानाइन, एडेनाइन, थायमाइन होता है, और ये न्यूक्लियो बेस ऑफ दिस डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये आरएनए है। हम सबका एक यूनिक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जीन्स हमारे यूनिक होते हैं, हमारा डीएनए बेस भी सेम यूनिक रहता है। तो एट टाइम्स जैसे हमें हेरिडिटरी पता करनी है, तो क्या उस टाइप के लिए हम डीएनए टेस्ट कराते हैं। डीएनए टेस्ट जो होता है वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है, बट सवाल ये आता है कि यहाँ राइट टू प्राइवेसी का तो हनन नहीं हो रहा है। हेरिडिटरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो ह्यूमंस में होता है, सारे ऑर्गेनिज्म का एक सेट डीएनए होता है, और ये हमारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बताता है, हमारे बारे में यूनिक ये यहाँ पे कीज बताता है। डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सलाइवा, हेयर, ब्लड सैंपल, मसल टिश्यू, पर्सन, इजीली हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 में इसका ये स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। ओके, ऑलराइट, सो ये आया फिर डीएनए टेस्ट ग्रे एरिया में मतलब इसका मेरिट भी है, बट इसमें सवाल भी उठ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन आ रही है सीकिंग डीएनए टेस्ट का, बिकॉज दिस इज ए रिलायबल टेस्ट, तो अक्सर इसकी डिमांड आती है। सच रिक्वेस्ट इंक्रीज बाय अराउंड 20% ईच ईयर। डीएनए एनालिसिस में डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है। डीएनए को हम फिजिकल एविडेंस के तौर पे भी मानते हैं, जैसे ब्लड, हेयर एंड सीमेन, एंड डिटरमाइंस वेदर इट कैन बी मैच टू डीएनए टेकन फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो क्राइम केसेस को सॉल्व करने के लिए सच टाइप ऑफ डीएनए टेस्ट का डिमांड अक्सर आ रहा है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है, और इसने कहा 300 से 400 सैंपल्स यहां पर आ रहे हैं, बोथ प्राइवेट रिक्वेस्ट एंड कोर्ट मैंडेटेड एज वेल। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है डीएनए टेस्ट में? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कंपेलिंग एन अनविलिंग पर्सन टू अंडरगो अ डीएनए टेस्ट, मतलब जो विलिंगली नहीं हो रहा है डीएनए टेस्ट, फोर्सफुली हो रहा है, इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ हिज और पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी। सेकेंड, भवानी प्रसाद जेना 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजेस कैन नॉट ऑर्डर जेनेटिक टेस्ट एज अ रोविंग इंक्वायरी बस के लिए आप जेनेटिक टेस्ट नहीं करा सकते। अशोक कुमार जजमेंट में भी कहा जजेस बिफोर ऑर्डरिंग अ जेनेटिक टेस्ट शुड एग्जामिन द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द लेजिटिमेट एम्स। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, क्या डीएनए टेस्ट का रिक्वायर्ड है प्रोपोर्शनैलिटी, ये आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तो डीएनए टेस्ट जो होता है इसका यूटिलिटी तो है, इससे क्राइम केसेस सॉल्व होते हैं, ये एक्ट एज एन एविडेंस होता है। डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है क्रिमिनल्स की, और यहाँ भी वही बात आ रहा है राइट टू प्राइवेसी। इससे आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन फॉर एग्जांपल विक्टिम्स हैं एक्सीडेंट्स या डिजास्टर्स में, उनके बॉडी पार्ट से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है बॉडी, तो हम डीएनए टेस्ट से पता लगाते हैं कि ये विक्टिम कौन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स भी होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग पॉसिबल है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है प्राइवेसी का। तो डीएनए प्रोफाइलिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है एज अ टेक्निक दैट ब्रीचेस इंडिविजुअल प्राइवेसी।
देन हमने ये नो इंग्लिश पढ़ा, H1 फिजिकल डेफिसिट पढ़ा और वर्ड ऑफ द डे भी देखा। तो ये कवर हो गया हमारा न्यूज़पेपर एंड नोट्स। अब हम आते हैं सबमिशंस में। सो देखिए, हम +2 साइकिल फॉलो कर रहे हैं, जिसे 31st का आंसर है, इसको हम नेक्स्ट डे में कवर करेंगे। सिमिलरली 30th को वीकेंड्स को आंसर राइटिंग का ऑफ होता है, रिवीजन एंड कंसोलिडेशन। हमने इससे पहले कल पढ़ा था डीपीएसपी और आज हम डिस्कस करते हैं these two questions of 28th of October 2022. So let us have a quick discussion of your submissions. ये सबमिशंस के लिए आप डिस्कस इनेबल करो और अपने आंसर, जैसे आपने आंसर लिखा ना, देखो नेहा ने आंसर लिखा A4 साइज कॉपी में, इसका फोटो खींचा और वो फोटो आपने अपलोड कर दिया। तो आप उसको अपलोड कर सकते हो लॉग इन वाया डिस्कस, गूगल अकाउंट से लॉग इन करिए और जैसे नॉर्मल हम फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। पोस्ट में आप अपने फोटो सेलेक्ट करके आंसर कॉपी सेलेक्ट करके अपलोड कर दो। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं और फिर अब हम इसको देखते हैं। सी, ये जो तरीका होता है ना, ये बड़ा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम इसको टेलीग्राम पे या कहीं और देखेंगे, आज से 2 महीने पहले का आपको आंसर कॉपी देखना है, आप कैसे देखोगे? बट अगर वेबसाइट में हम इसको इतना सिस्टमेटिकली कर रहे हैं तो आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड है, प्लस रियल टाइम पे आपको अपना सबमिशन देखने को मिल रहा है। साइमल्टेनियसली आप दूसरे स्टूडेंट्स का भी कॉपी देख पा रहे हो। तो दिस इज अ वेरी गुड वे और आंसर सबमिशंस आप करो, आपको बहुत फायदा होगा। प्लस अपना वर्क शेयर किया करो। जब हम अपना वर्क शेयर करते हैं ना, तो मोटिवेशन आता है और एक डिसिप्लिन बना रहता है। सो ऑलवेज शेयर योर वर्क। आप मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप करोगे, मेल करोगे, आप उसको शेयर भी करो। ओके, सी, जैसे अभय का कॉपी देखो, अभय इज डूइंग सो गुड, बहुत अच्छी कॉपी रहती है। स्टबल बर्निंग क्या होता है, क्विकली बताया। वाई स्टबल बर्निंग, ये उसके कॉजेज होते हैं। इफेक्ट्स क्या होता है, ये सारे 8 इफेक्ट्स होते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, और इसके अलावा हम क्या प्रोविजंस वे फॉरवर्ड करना चाहिए। अब देखो, इन चीजों को हमने लिख के देखा ना, तो ये बहुत हद तक रिटेन रहेगा। लिखने पे ज्यादा रिटेन होता है, केवल वीडियो देखने से वो रिटेंशन नहीं होता है। एक स्टडी में ये पाया गया था, जब आप लिख के देखते हो चीजों को तो रिटेंशन ज्यादा होता है। सो वन आइडिया जो है आंसर राइटिंग का, वो ये भी है कि हमारे पास खुद के हैंड रिटन सिस्टमेटिक नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा पेज आप लगा दो, बाद में कोई नई न्यूज आएगी तो आप उसको ऐड करते जाना, वैल्यू एडिशन होता जाएगा आपका। दिस इज अ वेरी एफिशिएंट वे। ओके, अब जैसे एफआर और डीपीएसपी आपने कई बार किताबों को पढ़ लिया है, बट जब आप ऐसे टैबुलेट करके लिखने की कोशिश करोगे ना, आपको देखना नए पॉइंट समझ में आएंगे। तो इसलिए मैं आपको इतना जोर देता हूँ, लिखना बहुत जरूरी है। शगुफ्ता, दिस इज रियली गुड। सी, शगुफ्ता की कॉपी देखो, कितने अच्छे से लिखा। स्टबल बर्न क्या होता है, स्टबल कैसे होता है, इसकी बर्निंग की डिफिकल्टी क्या है, इफेक्ट्स क्या है। सी, हमारी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स आ रही है। वेरी गुड शगुफ्ता, बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करना है। आपका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा हो गया। देन दिस इज फंडामेंटल राइट्स इन डीपीएसपी। सी, हमने फिर यहाँ पे टैबुलेट किया यहाँ पे। ओके, इसमें और पॉइंट्स करो और एक फाइनल जो कुछ केसेस वगैरह है उसको भी आप बताओ। अब देखो साहिल की कॉपी देखो, दिस कॉपी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। सी, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। अब इसको एब्रप्ट एंड नहीं करते, यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करो यहाँ पे, और मिनर्वा मिल्स केस के बारे में लिखो कि कैसे एक बैलेंस होना ज़रूरी है। थिंक। देन दिस इज़ वेरी गुड। स्टबल बर्निंग के बारे में बताए। अब स्टबल बर्निंग को क्या हम डायग्राम के थ्रू नहीं बता सकते थे? थिंक, जब भी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ऐसा कोई साइंस बेस्ड टॉपिक आता है, एक डायग्राम, फ्लो चार्ट वहाँ पे होना चाहिए। थिंक, उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हो आप। प्रियंका, दिस इज वेरी गुड। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने बताया, टेबल भी बना दिया। ऑल राइट, वेरी गुड। इन दोनों में एक हमें ओपिनियन भी, वे फॉरवर्ड भी बताना है कि बोथ का इंपॉर्टेंस है। फंडामेंटल राइट्स भी इंपॉर्टेंट है और दिस भी। स्टबल बर्निंग में डायग्राम भी बन सकता है। अब ये अच्छा स्टाइल है, दिस फ्लो चार्ट। अब जैसे यह इशू बताया, वेरी नाइस। आप बहुत अच्छे से कॉपी में बना रहे हो, दिस इज रियली गुड। पूजा, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। सी, दिस इज स्टबल बर्निंग। अब हार्मफुल इफेक्ट्स दोनों सेग्रीगेट किया। स्टेप्स क्या होने चाहिए, लेटेस्ट क्या, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो सकता है। थिंक। देन दिस इज सेकेंड वन, एफआर और डीपीएसपी। एक कंक्लूजन ड्रॉ करो और एक इंट्रो ड्रॉ करो। डायरेक्ट टेबल नहीं बनाना है, पहले 2-4 लाइन इंट्रो लिखो, टेबल बनाओ, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करो। दिस इज विमल, वेरी गुड। आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी होती है। इसमें डायग्राम्स क्या बन सकते हैं, स्टबल को आप कैसे दिखा सकते हो, कुछ थिंक। दिस इज ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, यहाँ पे डायग्राम्स आने चाहिए। वेरी नाइस। सी,
अब देखो ये कितना अच्छे से यहाँ पे बताया छत्तीसगढ़ मॉडल। सो सी एक केस स्टडी डाल दिया, ये वैल्यू एडिशन है आपका। ये सारे बहुत अच्छी कॉपी है, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड कॉपी, वन ऑफ द बेस्ट। ऐसे आप वैल्यू एडिशन करो। देन दिस इज सेकंड वन। अब देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है। वेरी गुड अप्रोच, विमल इज वेरी सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट एंड लुक एट दिस कॉपी। फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, फिर टैबुलेट भी कर दिया और फिर एक कंक्लूजन भी लिख दिया यहाँ पे, वंडरफुल। लियो सौरभ की कॉपी भी बहुत अच्छी होती है। देखो मैं यही ढूंढ रहा था, एक डायग्राम क्यों ना बनाया जाए, मैप क्यों ना बनाया जाए। सी वेरी गुड, सौरभ की कॉपी बहुत अच्छी होती है। सी दिस इज रियली गुड। देन इसके बाद आपने बताया पॉइंट्स लिखो 1 2 3 4, रीजंस बताए, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। सुंदर इज ऑल्सो डूइंग वेरी नाइस। सी स्टिल क्यों प्रैक्टिस हो रहा है, फिर अपने फ्लो बताया है ना, वे फॉरवर्ड भी, कुछ नए इनोवेशंस। आशा दिस इज रियली गुड। अब देखो पहले एक इंट्रो लिखो, FRDPSP क्या होता है क्विकली, एंड देन आप यहाँ पे टैबुलेट करो और एक बैलेंस होना ज़रूरी है। अमनदीप स्टबल बर्निंग बताया, डायग्राम मैप, सी स्टेप्स टेकन, वेरी नाइस। अब अमनदीप का अप्रोच देखो, इसमें ऐसा है कि पहले सिमिलैरिटीज़ बता दी, फिर डिफरेंसेस बता दिए। दिस इज़ अगेन अ रियली गुड वे। अमरजीत दिस इज़ अगेन रियली गुड। सी हिंदी में कितना अच्छे से लिखा है, पराली। तो हिंदी कोई बॉटल नेक नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिखो, हिंदी में लिखो, मराठी लिखो, बंगाली में लिखो, बट लिखो। देन दिस इज शुभांगी की कॉपी भी देखो, दिस इज रियली गुड। इतने अच्छे नोट्स तैयार हो रहे हैं, रिवीजन देखो कितना आसान हो जाएगा इससे चीज़ों में। ऐसे में आपको 1000 चीज़ें आती है, बट अगर आपने उसको कंसोलिडेट नहीं किया है ना, तो वो 1000 चीज़ें किसी काम की नहीं है। इसीलिए लिखना, कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। वंडरफुल, सी सच अ नाइस कॉपी, और सब सिस्टमेटिक नोट्स भी बना दिए, क्विक रिवीजन हो जाएगा विद इन मिनट्स, वेरी नाइस। दमन दिस इज़ रियली गुड। दमन भी बहुत अच्छे कॉपी लिख रहा है। डायग्राम्स बनाओ, इंडिया का मैप बनाओ, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, विजुलाइज करो, चीज़ों को विजुलाइज करो। कीर्ति का अप्रोच भी बहुत स्ट्रेट टू द फॉरवर्ड होता है, टू द पॉइंट होता है। कॉजेस क्या है, से चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, अगेन डायग्राम, कोई मैप, थिंक, इंट्रो एंड दिस कंक्लूजन। हरजिंदर दिस इज गुड। अब देखो हरजिंदर ने अच्छे से लिखा, फंडामेंटल राइट क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है। तो द आइडिया इज हमें उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स में भी देखो ये बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड हरजिंदर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी। चंपारण दोरान जी, देन दिस इज गोलकनाथ, है ना, दोरायन राज दिस केस बताया, दोराई रंजन केस। देन दिस इज गोलकनाथ 24 25 सी। तो सी दिस इज फैंटास्टिक, मिनरवा मिल्स केस, वेरी नाइस। शिखा दिस इज गुड, एक मैप बनाओ, डायग्राम बनाओ यहाँ पे, फैंटास्टिक। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है। टीपीएसपी वेरी गुड। यहाँ और पॉइंट्स लिखो दोनों के डिफरेंस के। डिम्पल दिस इज अगेन रियली गुड। एडवांटेजेस बताया आपने, इफेक्ट्स बताए, वेरी नाइस। सी 1 2 3 4 करो, एरो नहीं, वे फॉरवर्ड भी देखो, वे फॉरवर्ड कितना अच्छा ड्रॉ किया है यहाँ पे, वेरी वेरी एनरिच्ड, वेरी गुड। फंडामेंटल राइट्स अप्रोच वेरी गुड, दोनों में डिफरेंसेस, जजमेंट्स भी बताए, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। राम नरेश की कॉपी बहुत अच्छी होती है, दिस इज इनोवेटिव। मेजर्स बताया, अब देखो शुरुआत में ही मेजर्स बता दिए, वेरी गुड, टू द पॉइंट। इम्पैक्ट बताया, सब्सिडीज, पॉल्यूशन, फर्टिलिटी, वेरी गुड। पहले इंट्रो, फिर डिफरेंस, फिर एक कंक्लूजन। नेहा दिस इज रियली गुड। अब देखो ये कितना अच्छा स्टाइल है। तो साइंस बेस्ड जो टॉपिक होते हैं ना, उसमें ऐसा आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, समथिंग लाइक दैट, थिंक, वेरी गुड। कंक्लूजन ड्रॉ किया, फैंटास्टिक। सो ये सारे सबमिशंस हैं और इसी तरीके से आपको आज का आंसर राइटिंग भी करना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।